हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये हमारी सीरीज जो चल रही है वो घटना चक्र की पूर्वावलोकन की जो नई बुक है 2025 की, ये हमारी उसी से सीरीज चल रही है जो कि सारे के सारे आपके बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए आपके सारे सवाल हैं, चाहे वो 38वीं से लेकर और 17वीं बीपीएससी तक के सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारी जो क्लास है ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में जो है वो बहुत काम आने वाली है, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी क्या है, कहीं ना कहीं जो है वो क्वेश्चनों को रिपीट करती है। तो आपसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन जो है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। इतिहास के अलावा हमारे चैनल पर जो है भूगोल और पॉलिटी और ईवीएस और साइंस की भी क्लासेज जो है वो लगातार चलाई जा रही हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो उनको भी जाके ज़रूर देखिएगा। उन सभी का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर हम डेली क्लास की पीडीएफ के साथ साथ इम्पॉर्टेंट अपडेट और जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो हमने प्रोवाइड करके रखी है। आप वहाँ से ज़रूर जाके और एनसीईआरटी डाउनलोड करके आप ज़रूर पढ़िएगा। निश्चित रूप से आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि जो जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उन सभी के बेस का जो कार्य करती है वो हमारी एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताबें हैं। तो एनसीईआरटी मैंने आप सभी को दे दी है और फिर 2-4 दिन में जो है वो एससीईआरटी की भी किताबें दे दूँगा। तो आप सभी को जाके वहाँ से पढ़ लेना है। और इसके अलावा जो है हम कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप तक जो है एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी पहुंचा रहे हैं। तो आप उस पर भी जवाब दिया करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिएक्शन लिखिएगा कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा। जब आप ये बताते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन हम मिलता है और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप लोग जवाब तो देते हैं पर कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले जब वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है जो 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में अभी पूछा गया है। जल्दी में आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था, ठीक है। तो आपको बताना है कि जब हर्ष जो है वो भारत में शासन कर रहे थे और उस समय जो है असम पर किसने शासन किया था। तो असम पर किसने शासन किया था, तो ये भास्कर वर्मन था, ठीक है, भास्कर वर्मन। इसीलिए हमारा विकल्प बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हर्ष के समय पर जो है वो भास्कर वर्मन ने असम पर शासन किया था। भास्कर वर्मन कामरूप असम का शासक था, ठीक है, याद रखिएगा। असम में कहाँ का, तो कामरूप का था, ये भी याद रखिएगा, आपसे हो सकता है पूछ ले। हमारा अगला सवाल है कि ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था, आपको ये बताना है। 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया है और इस तरह के सवाल जो है आपके बीपीएससी टीआरई एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा, जो ह्वेनसांग की जब भारत में आया था तो उस समय जो है सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था, तो वो मथुरा था, ठीक है, मथुरा था। उत्तर प्रदेश में जो जगह है मथुरा वो था, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था, तो 606 से 647 के समय में भारत की यात्रा की। उसके अनुसार जो है मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी किसके लिए, तो रेशमी वस्त्रों के लिए। याद रखिएगा, अगली बार हो सकता है कि रेशमी वस्त्र के लिए पूछ ले कि कौन सा नगर प्रसिद्ध था। अभी तो आपसे क्या पूछा है कि सूती वस्त्रों के लिए। तो ह्वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार ही था। बाढ़ ने जो है थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंता मणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। और यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से जो है वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध थे, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था। और आपसे ये सवाल देखिए बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन जो होगा बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का पुष्य भूति वंश का शासक जो हर्षवर्धन था वो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है। और हर्षवर्धन ने लगभग 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी 41 वर्षों तक जो है वो शासन किया था।
अगर आपसे पूछा जाए कि हर्षवर्धन जो है किस वंश का शासक था, तो पुष्यभूति वंश का था, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है जो 46वीं बीपीएससी प्री 2003 में आपसे पूछा गया है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो इन्होंने जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार से संबंधित है, इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि गुप्त वाकाटक युग में तार्किक और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का जो है वो विकास हुआ। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है, ये भी सवाल आपका बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में आपसे पूछा गया है। क्या पूछ रहा है कि गुप्त वाकाटक युग में तार्किक और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ था, तो ये हमारा वैशेषिक था। ठीक है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो गुप्त वाकाटक युग में तार्किक और तर्क बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन स्कूल का विकास हुआ, और न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम है। न्याय दर्शन के अनुसार जो है वो ज्ञान वैध या अवैध हो सकता है, वैध ज्ञान को प्रभाव और अवैध ज्ञान को अप्रभाव भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हमारा वैशेषिक हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे, तो कौन से वंश का सहयोग था उसमें, चंदेल का कि गुर्जर प्रतिहार का कि चाहमान का कि परमार का। देखिए 43वीं बीपीएससी प्री 1999 और एमपीपीएससी 1993 में सवाल पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। तो खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन से थे, तो ये जो थे चंदेल वंश के शासक थे। ठीक है, चंदेल वंश के शासक थे, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य 950 से 1050 ईस्वी चंदेलों का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुए हैं, मतलब इसके पहले और इससे बाद में भी जो है वो निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो सर्वप्रमुख है, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि कला की जो है गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो कला की जो है वो गांधार शैली निम्न में से किसके समय में जो है फली फूली थी, तो ये जो है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ए विकल्प हो जाएगा। कुषाणों के समय में जो है ऐसा हुआ था। ठीक है, 38वीं बीपीएससी प्री 1992 में सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, दोबारा आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये किसके समय हुआ था, तो कुषाणों के समय में हुआ था, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल जो है वो 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहा है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। ठीक है, झांसी के देवगढ़ मंदिर और इलाहाबाद, या अब जिसको हम प्रयागराज कहते हैं, वहाँ पर जो गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ हैं वो जो हैं वो किस कला के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो ये जो है किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, तो ये गुप्त कला के हैं। ठीक है, गुप्त कला के हैं, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देखिए याद रखिएगा ये भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कहाँ पे है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है। यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद में गढ़वा किले में निर्मित गढ़वा मंदिर भी जो है वो गुप्तकालीन मंदिर है, याद रखिएगा। दोनों ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला सवाल जो कह रहा है कि बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, तो बोधिसत्व की जो पद्मपाणि की जो पेंटिंग है वो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ये 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में आपसे पूछा गया है, तो ये कहाँ पर है, तो ये अजंता में स्थित है, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टफ है, वो याद नहीं हो पाएगा, तो उसको क्या करिए, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। कमेंट बॉक्स में लिखने का फ़ायदा ये रहेगा, जब भी कोई आपके कमेंट को लाइक करेगा तो आपको एक बार नोटिफिकेशन जाएगा, और आप क्या करेंगे, वो बार बार आपके दिमाग में जब चलेगा तो वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग अजंता में स्थित है। धातव्य है कि यह असाधारण भित्ति चित्र प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत का है, जो अजंता के चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध मठ के आंतरिक भाग में संरक्षित है। यह राजसी और दैवीय स्थिति दोनों के संकेतक के रूप में पहने जाने वाले विस्तृत मुकुटों का सबसे पहला दृश्य प्रमाण जो है वो प्रदान करता है। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसमें जो है विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है। ठीक है, तो आपसे मुख्यतः ये पूछ रहा है कि इनमें से किस अभिलेख में जो है वो विधवा दहन का जो है उदाहरण उल्लिखित है, और आपसे बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। भानुगुप्त का जो एरण स्तंभ अभिलेख है इसमें जो है वो विधवा विवाह का जो है उल्लेख मिलता है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से विधवा दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है, और इस अभिलेख में किसी भोजराज नामक सेनापति की मृत्यु पर जो है उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यह अभिलेख जो है 510 ईस्वी का है। एरण मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट वेतवा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। हमारा अगला सवाल है जो 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में आपसे पूछा गया है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये पहला क्वेश्चन ही था जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया, जब प्राचीन भारत में स्थापत्य कला का टॉपिक था। तो ये किसका सहयोग था इसमें सबसे ज़्यादा? तो चंदेलों का था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। ठीक है, बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है, और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी जो मूर्ति है और मूर्तिकला जो है वो किस कला का उदाहरण है? तो ये जो है वो भारत और जावा कला का है। ठीक है, भारत और जावा कला का, इसीलिए जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये सवाल जो आपसे है बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में आपसे पूछा गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो है वो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है, और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला भारत जावा कला का उदाहरण है। इस स्तूप का निर्माण जो है वो 8 से 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। हमारा अगला सवाल है जो 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में आपसे पूछा गया है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो यह किसके पास भेजा था? तो आप सभी बताइएगा कि किसके पास भेजा था। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा जो है वो पूछा जाता है सवाल आपके बीपीएससी टीआरई में भी। ठीक है, तो ये जो है इसका सी विकल्प जो है समुद्रगुप्त जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने समुद्रगुप्त के पास जो है एक मिशनरी भेजा था, और समुद्रगुप्त ने सिलोन बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति जो है वो दे दी थी। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि दक्षिण भारत के जो चोल चालुक्य एवं पल्लव वंश थे और संगम युग, इनसे संबंधित क्वेश्चन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक जो था वो विजयालय था। ठीक है, विजयालय था। ए विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। और आपसे 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, और जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया, और तंजौर के शैव मंदिर राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा प्रथम के काल में हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शैव मंदिर, या इसको मुख्यतः क्या कहते हैं? बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर जो है इसका निर्माण किसने कराया था? तो राजराजा प्रथम ने करवाया था, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था आपको बताना है। जो ग्राम पंचायत या राष्ट्रकूट वंश राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, या तमिल संस्कृति की उन्नति, तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध था उसके लिए ग्राम पंचायत, विलेज असेंबली जो है सबसे ज़्यादा इसी के लिए प्रसिद्ध था। देखिए, 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में यह सवाल आपसे पूछा गया है, और कह रहा है कि चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में ग्राम सभा के कार्यों का विस्तृत वर्णन जो है वो प्राप्त होता है। हमारा अगला सवाल है कि कौन सा मध्यकालीन भारत साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था या प्रसिद्ध था? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, तो कौन था? तो वो चोल वंश था। ठीक है, वो चोल वंश था। ठीक है, तो चोल, बी विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। आपसे 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में आपसे ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए, हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा गया है कि कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया? ठीक है, तो कैलाशनाथ मंदिर जो है वो कहाँ है? तो कैलाशनाथ मंदिर जो है वो पल्लव तमिलनाडु में है। ठीक है,
याद रखिएगा, इसका जो सही विकल्प होगा वो हमारा सी विकल्प हो जाएगा। कैलाशनाथ का मंदिर जो है वो कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है वो कांचीपुरम में स्थित है। ठीक है, कौन सा मंदिर जो है वो कांचीपुरम में स्थित है। तो आपका जो डी विकल्प होगा एमकारेश्वर मंदिर जो है ये हमारा जो है वो कांचीपुरम में स्थित है। देखिए, एमकारेश्वर मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवादिदेव महादेव को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा कराया गया था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है, जिसकी वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण 600 ईस्वी में पल्लवों द्वारा जो है वो करवाया गया था। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में आपसे पूछा गया था कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि चाहे राजराजेश्वर मंदिर कहे या बृहदेश्वर मंदिर कहे, तो वो किसके द्वारा कराया गया था, तो वो राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इसीलिए जो है ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है ये, और इसका निर्माण जो है वो राजराज प्रथम चोल वंश का जो शासक था उसने करवाया था। इसका नाम जो है इसने क्या है राजराजेश्वर मंदिर भी रख दिया था, और इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगर इसकी शैली की बात की जाए तो ये द्रविड़ शैली का है। देखिए, दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर हैं वो हमारे द्रविड़ शैली के ही हैं, तो ये याद रखिएगा। अधिकतर मंदिर जो है वो हमारे द्रविड़ शैली के देखने को मिलते हैं। हमारा अगला सवाल है जो 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था? तो निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी। तो चेर वंश की राजधानी कौन सी थी? तो चेर वंश की, जिसे हम करूर या कुरूर कहते हैं, वो थी। ठीक है, ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए, चेर वंश ने दक्षिण भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग पर जो है वो शासन किया। वर्तमान में केरल तथा तमिलनाडु के कुछ भाग, और कुरूर या करूर इनकी राजधानी थी। कुछ स्रोतों में इनकी राजधानी जो है वो थोंदी भी मिलती है। उथियन चेर राजवंश का संस्थापक था। तो अभी जो है चेर राजवंश से जो है वो सवाल आपसे पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, बीपीएससी टीआरई में, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो संगम साहित्य में किसका उल्लेख हुआ है? तो चेर का हुआ है, चोल का हुआ है, पांड्य का हुआ है। ठीक है, लेकिन जो कदम है इनका नहीं हुआ है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। संगम साहित्य में देखो, केवल चोल, चेर और पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राजाओं के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के पश्चिम में सुदूर प्रायद्वीपीय तक राजनीतिक गतिविधियों पर्याप्त प्रकाश जो है वो डाला गया है। ठीक है, तो इसमें जो है वो चेर, चोल और पांड्य के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन जो कदम है उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। हमारा अगला जो सवाल है कि संगम युग में जो है उरैयूर जो है वो किसके लिए विख्यात था। आपसे 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में आपसे पूछा गया है। तो उरैयूर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, याद रखिएगा। बी विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी, और यह कारी एवं वाराणम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्र उद्योगों का जो है वो बहुत बड़ा केंद्र था, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे। तो दक्षिण भारत के जो है मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते थे, क्या कहलाते थे? तो उसको हम क्या कहते थे? तो उसको हम गोपुरम कहते थे। बी जो है गोपुरम कहते थे। ठीक है, जो द्वार होते थे उनको हम क्या कहते थे? गोपुरम कहते थे। और जो बैठने का स्थान होता था, ठीक है, भक्तों का, उसको हम मंडपम कहते थे। और जहाँ पर भगवान की मूर्ति होती थी या भगवान का जो है प्राण प्रतिष्ठा होती थी उसे हम क्या कहते थे? तो उसे हम गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो बी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा, बी विकल्प। देखिए, 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में आपसे पूछा गया है, और मंदिर के ऊपर जो है वो गुंबदाकार जो है शिखर बनाया जाता था, ये भी याद रखिएगा। देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते थे, और पांड्य चोलों के राज्य काल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों तरफ अनेक जो है वो प्राचीर बनाए जाते थे, जिन्हें प्रवेश द्वार या गोपुरम कहा जाता था। भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है जो 67वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2022 में पूछा गया है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए। तो रोमन साम्राज्य से जो है
वो व्यापारिक संबंध जो है वो किसने स्थापित किए थे, तो चेर राजवंश ने किया था। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक कौन था और जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर था वो किसने बनवाया था, आपको कमेंट बॉक्स में ये दो चीज़ जरूर बतानी है। ठीक है, देखिए रोम साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ जो है वो आरंभ हुआ और अरिकामेडू से कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अरिकामेडू क्या है कि एक बंदरगाह है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। तो फारस का जो यात्री था अब्दुल रज्जाक, वो भारत में जो है वो किस राजा के शासनकाल में आया था, तो ये जो देवराय सेकंड थे इनके शासनकाल में आया था। इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फारसी राजदूत जो है अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत क्या लिखा, मतला उस सदाइन। ठीक है, मतला उस सदाइन व मज़्ब अल बहरीन में देवराय दो के शासनकाल का वर्णन किया है। देखिए आपसे 60 से लेकर 62 बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक है, देखिए इनमें है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का जो है वो प्रतिपादन किया था। तो ये कौन सा दर्शन था, तो ये वैशेषिक दर्शन था, ये भी याद रखिएगा। इसी ने जो है वो परमाणु सिद्धांत का जो है वो प्रतिपादन किया था। तो आपका 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में सवाल आपसे पूछा गया है और इसका जो विकल्प डी होगा वो हमारा सही हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है और महर्षि कणाद ने जो है इस दर्शन का जो है वो प्रतिपादन किया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी मिलती है, तो ये किसकी मिलती है, तो आपको जो है वो दो ऑप्शन बहुत है, इसी में से एक सही है। तो ये जो है महादेव के पुत्र जो है कार्तिकेय हैं, इनके ऊपर जो है ये कहानी पूरी तरह आधारित है और कुमार संभव जो है इसका नाम है। किसने लिखी है, एक नंबर का सवाल यहाँ से आपसे ये भी बन सकता है। कुमार संभव जो है किसकी रचना है, तो कालिदास की है, ये भी याद रखिएगा कालिदास की है। तो जो इसका सही जवाब था वो हमारा बी विकल्प हो जाएगा कार्तिकेय। ठीक है, याद रखिएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल आपसे पूछा गया था और कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभव में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। ठीक है, जो ताड़कासुर नामक राक्षस के वध हेतु इन्होंने क्या हुआ, जन्म लिया था, ऐसा पुराणों में कहा गया है। हमारा अगला सवाल जो है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है, तो मुद्रा राक्षस जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है और बार बार जो है आपसे कई एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये विशाख दत्त के द्वारा लिखित है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। देखिए आपसे 67वीं बीपीएससी प्री 2005 में जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मुद्रा राक्षस की रचना जो है विशाख दत्त ने की थी और इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। हमारा अगला सवाल है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग ये गलत नहीं करेंगे, बहुत ही फेमस सवाल है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, तो मेगास्थनीज जो ने क्या लिखा था, तो इंडिका लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये आपसे पूछा गया था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था और सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकस ऑनेसिक्रिटस अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा प्रशासन होता था। इसका भी उल्लेख किस में मिलता है, तो आपको इंडिका में मिलता है। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति के जो है वो 5 सदस्य जो होते थे। ठीक है, समिति का कार्य क्या था, तो बिक्री कर वसूल करना और विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में जो है वसूला जाता था। करों की चोरी करने वालों को जो है मृत्युदंड भी दिया जाता था। हमारा अगला सवाल है जो 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिका का लेखक कौन था। तो इंडिका का लेखक कौन था, तो मेगास्थनीज के द्वारा जो है वो इंडिका लिखी गई थी। ठीक है, इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। आपका अगला सवाल है, आपको जो है सूची 1 को जो है वो सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो एक तरफ आपको जो है पुस्तक दी गई है, दूसरी तरफ जो है उसके लेखक दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है। तो बहुत ही फेमस बुक है राजतरंगिणी जो है वो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है,
कल्हड़ के द्वारा जो है वो लिखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वृहद संहिता जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो बाराहमीर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बाराहमीर का, तो पहले का हमारा चौथा हो जाएगा। और अगर हम मूसिक मिसा की बात करें, मूसिक मसा की, तो ये हमारा जो है वो अतुला के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अतुला के द्वारा। तो दूसरे का हमारा 3 हो जाएगा, और फिर तीसरे का हमारा जो है 1 हो जाएगा, और विक्रमांक देवचरित जो हो जाएगा वो लेहड़ के द्वारा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2। तो हम देखते हैं कि 4 3 1 2 हमें कौन से विकल्प में देखने को मिलते हैं। तो 4 3 1 2 देखिए आपको डी विकल्प में देखने को मिल रहे हैं, पहले का चौथा, बी का तीसरा, सी का 1 और डी का 2। तो याद रखिएगा हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ये आपसे बीपीएससी ऑडिटर 2019 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। ठीक है, देखिए बृहद संहिता किसके द्वारा? तो बाराहमीर के द्वारा। और मूसिक मसा जो है अतुला के द्वारा। राज तरंगिणी किसके द्वारा? तो कल्हड़ के द्वारा। और विक्रमांक देवचरित जो है वो बिल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। हमारा अगला सवाल है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करिए। इस तरह के सवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं, तो याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर आपको जो है अगर एक सूची आपको मिलाने में गलती हो गई तो आपके 1 नंबर भी चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप वो काम करिए कि जिसको जिसको आप जानते हैं उसको उसको मिला के जो है वो ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। तो कौटिल्य ने क्या लिखा है? तो आप सभी को पता होगा कौटिल्य ने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र लिखा है। ठीक है, और पाणिनि ने क्या लिखा है? तो पाणिनि ने जो है वो अष्टाध्यायी लिखी। ठीक है, तो पहला दूसरा और फिर 1, देखिए ए का 2 से मिलान होगा और 2 बी का जो है वो 1 से होगा। उसके बाद अगर कालिदास की बात की जाए तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि कालिदास ने जो है संस्कृत में महाकाव्य लिखा था, कुमार संभव। और ये किसके बारे में था? तो ये जो है महादेव के पुत्र जो थे कार्तिकेय, उनके बारे में था। ठीक है, तो कालिदास हमारा कुमार संभव हो जाएगा, और कामंदक जो है वो नीतिसार हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 2 1 3 4 2 1 3 4 आपको कौन से विकल्प में दिख रहा है? देखिए 2 1 4 3 4 नहीं होगा, क्योंकि कामंदक जो है वो सी पर है, तो 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 2 1 4 3 हो जाएगा। तो ये हमको ए विकल्प में ही देखने को मिल रहा है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। और देखिए कौटिल्य ने क्या लिखा है? तो अर्थशास्त्र लिखा है। पाणिनि ने है अष्टाध्यायी लिखी है। कामंदक ने जो है वो नीतिसार लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा। और कालिदास ने जो है वो कुमार संभव की रचना की है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है जो 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी तक पूछा गया है कि कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है। तो आपने अभी मैच द फॉलोइंग मिलाया है कि कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है। तो कल्हड़ के द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो राज तरंगिणी है। ठीक है, राज तरंगिणी है, इसीलिए हमारा जो है डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए कश्मीर के इतिहास का पता चलता है किससे? तो राजतरंगिणी से। ठीक है, किसने लिखी है? तो कल्हड़ ने। और इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने जयसिंह के शासनकाल में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो अर्थशास्त्र लिखी थी। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है या किस विषय पर आधारित है? तो ये राजनीति शास्त्र पर है। और बहुत लोग जो है वो आर्थिक समाज पर कर देते हैं और शास्त्र पर कर देते हैं, क्योंकि नाम ही ऐसा है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो है वो राजनीतिक जीवन पर जो है वो प्रकाश डालती है। हमारा अगला सवाल है कि कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है। तो आपसे फिर से वही सवाल पूछा जा रहा है। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में आपसे पूछा जा रहा है। तो राज तरंगिणी जो है वो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा अगला सवाल है कि ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और बार बार आपसे हो सकता है आपके टीआरई एग्जाम में पूछ ले, कई सारे एग्जाम में आपसे पूछा गया है। 60 से लेकर 62 बीपीएससी प्री 2016 में आपसे पूछा गया है। तो ओदंतपुर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो ओदंतपुरी जो है वो हमारा बिहार में देखने को मिलता है, इसीलिए जो बी विकल्प है हमारा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ओदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता था, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। किस काल में जो है वो छुआछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से जो है उद्धृत हुई? तो यह किस काल में हुई थी? तो आपको बताना है। तो ये जो हुई थी वो धर्मशास्त्रों के समय में हुई थी। ठीक है, धर्मशास्त्रों के समय में, इसीलिए डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और आपसे ये सवाल जो है वो 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की अतिरिक्त जो है समाज में अनेक जातियाँ यथा अंबड, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहिक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया।
पाणिनि ने दो प्रकार के सूत्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के ही सूत्र जो है वह अस्पृश्य माने जाते थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो अर्थशास्त्र जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो जिसको हम कौटिल्य कहते हैं या हम जिसको चाणक्य भी कहते हैं, उनके द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई थी। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए बीपीएससी CDPO प्री 2005 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का जो है वो सही क्रम आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो उसका जो सही क्रम है वो आपको बताना है कि कौन सा है। तो ये जो है आपसे कह रहा है कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो समरांगगढ़ सूत्रधार। तो ठीक है, तो ये जो है समरांगगढ़ सूत्रधार जो है ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो है वो राजा भोज के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, तो राजा भोज के द्वारा लिखी गई है। तो ये हमारा जो है वो पहला जो है गलत हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है मत्त विलास प्रहसन। तो मत्त विलास प्रहसन जो है ये महेंद्र वर्मन एक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, महेंद्र वर्मन एक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आपसे अगला कह रहा है कि भोजदेव। तो भोजदेव के द्वारा जो क्या लिखा गया है, तो भोजदेव के द्वारा ये मानसोल्लास नहीं लिखा गया है। ठीक है, मानसोल्लास जो लिखा गया है ये सोमेश्वर तृतीय के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, सोमेश्वर तृतीय के द्वारा। ठीक है, सोमेश्वर तृतीय के द्वारा लिखा गया है। और आपसे अगला कह रहा है कि आमुक्त माल्यद। तो आमुक्त माल्यद जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है वो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। तो इसीलिए जो है इनमें से कोई भी जो है वो सही नहीं है। तो हमारा इसमें से जो है वो हमारा बी सही है। अभी मैंने आपको बताया कि महेंद्र वर्मन के द्वारा जो है वो मत विलास प्रहसन लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा जो बी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन जो है वो महेंद्र वर्मन एक के द्वारा लिखी गई है। और क्योंकि एक नहीं दिया गया है लेकिन महेंद्र वर्मन दिया गया है, इसीलिए हमारा जो है वो बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए मत्त विलास प्रहसन जो है महेंद्र वर्मन एक के द्वारा लिखा गया है, और अमुक्त माल्यद जो है कृष्णदेव राय के द्वारा, और समरांगण सूत्रधार ये राजा भोज परमार वंश के थे, इनके द्वारा लिखा गया। और मानसोल्लास जो है वो सोमेश्वर थर्ड के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला सवाल है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी जो है इसकी रचना जो है इसके रचनाकार का अभी तक कोई पता ही नहीं चल पाया है। तो इसीलिए इसका जो सही विकल्प होगा वो उपरोक्त में से कोई नहीं जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ई विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है वो अलेक्जेंड्रिया नाम के एक अनाम नाविक ने लिखा है इसे। ठीक है, लेकिन अभी तक जो है इसका जो है क्या कहते हैं कि एकदम से पूर्णतः जो है वो इनका जो है अभी तक साबित नहीं हो पाया है कि इन्होंने ही लिखा है। इसीलिए क्या है कि जो है हमारा जो है ई विकल्प के साथ हम लोग जाते हैं। अगर ऑप्शन में आपको अलेक्जेंड्रिया देखने को मिलता तो हो सकता है आयोग जो है वो अलेक्जेंड्रिया ही मानता। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि इनमें से किसने